Good evening, dear students. You are welcome in my this lecture session. Due to some technical reason, I could not organize online class. Therefore, I am going to take this class here. Today, in this lecture session, I will discuss about the vector. First of all, what is vector? Physical quantities are divided into two parts. First is scalar and another one is vector. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, no direction at all. Those physical quantities are called scalar quantity. For example, mass, time, energy, charge, etc. Vectors, those physical quantities having both magnitude and direction are called vectors. For example, displacement, velocity, acceleration, linear momentum, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। तो आज हम इसमें जो वेक्टर्स की जो ऑपरेशंस होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। सिंपली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन सेगमेंट से दिखाया जाता है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और जो एरो इसमें दिखाया जाता है वो उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। तो सिंपली किसी भी वेक्टर का एक हेड होता है और एक टेल होता है। टेल जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और हेड जहां पर वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है। तो जैसे वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, वेक्टर ई एफ, वेक्टर जी एच, सो ऑन। तो इस तरीके से हम वेक्टर को शो कर सकते हैं और सिंगल लेटर में भी हम वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। जैसे फोर्स को यूजुअली एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ सिंबल यूज किया जाता है फोर्स के लिए। तो हम एफ लिखेंगे और उसके ऊपर से एरो लगा देंगे तो वो फोर्स वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी के लिए कॉमनली जो सिंबल यूज होता है वो भी होता है, एक्सेलरेशन के लिए ए होता है। तो ये भी एक मेथड होता है कि हम लाइन सेगमेंट के फॉर्म में भी वेक्टर को शो कर सकते हैं और एक सिंगल लेटर में भी हम शो कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर मींस मोड ऑफ वेक्टर। मोड, MODE, मोड ऑफ वेक्टर मींस अगर हम किसी भी वेक्टर ए बी को, जैसे वेक्टर ए बी है तो इसको दो पैरेलल लाइन से अगर दिखाएं तो इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो इसका मोड या मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो मोड ऑफ वेक्टर कह लीजिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कह लीजिए, एक ही बात है। तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 उसमें उसका जो है वो मोड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का अगर हम यूनिट वेक्टर शो करना चाहें तो हम उसे एक कैप ऐसा पढ़ेंगे। हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो एक कैप, देखिए यहाँ पर ए लिखा है फिर ऊपर से इसमें कैप चढ़ाई गई है। तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो जैसे बी कैप, सी कैप एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अगर हम 3D, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड की अगर बात करें तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और फिर ये ये जेड हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ टोटल डायरेक्शंस जो हैं वो 6 हैं। जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई फिर माइनस वाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस जेड ऊपर को माइनस जेड। तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंटेड होता है और वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप। और इनके अपोजिट डायरेक्शन के जो वेक्टर्स होंगे वो माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप रेस्पेक्टिवली वैसे शो किए जाते हैं।
अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर अगर हम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने वाला वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जो 9th 10th में पढ़ी है या लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी होगी, तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए आप। तो ये यहाँ पर जो है एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर इनके जो कोऑर्डिनेट हैं उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो जैसे ये ओरिजिन कहलाता है ओ, इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट ए है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गए। तो वेक्टर आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे बी है, बी की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो दूसरी हो जाएगी, फिर सी की दूसरी हो जाएगी, डी की दूसरी हो जाएगी, अलग अलग होंगी। तो ये 4 जो पोजीशन वेक्टर हैं ये ओ ए, ओ बी, वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ डी, सो ऑन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट द पोजीशन वेक्टर हैज बीन शोन हियर इन 4 इक्वेशंस। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3D में दिखाना चाहें तो 3D में क्या होता है? 3D में एक्स वाई जेड, तो पोजीशन वेक्टर जो है 3D का आप यहाँ पर देख लेंगे। तो 3D का ये है जैसे, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P दर्शाया जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, या फिर एक्स वाई जेड के साइन अलग अलग भी हो सकते हैं, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3D में भी हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को शो कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी पोजीशन वेक्टर की। अब आता है पोजीशन वेक्टर की, जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर हम 2D में बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। देखिए जब हम लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टरली तो इसमें एक जो है ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस जो हाइपोटेन्यूज है ये जो है पोजीशन वेक्टर का मोड हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। और इसी तरह से अगर हम 3D में देखेंगे तो इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा, एडिशनल टर्म जेड स्क्वायर। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो ज्योमेट्रिकली इसको आसानी से समझा जा सकता है, मोड कैसे निकालते हैं किसी भी पोजीशन वेक्टर का। अब इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जैसे नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। अब ये देखो ओ ए बी, ये एक डायरेक्शन होगी, फिर बी ए, अगर हम उल्टा चलते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर हो गया। ऐसे डी सी, फिर ये सी डी, तो ये नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड अगर उनका सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। कोई इनिशियल वेक्टर, हाँ ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। तो यहाँ पर 2 वेक्टर हैं बेसिकली, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लोकेशन जहाँ से ये इनिशिएट होते हैं वो एक ही है ओ, इसलिए इनको कोई इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, अब देखो अगर वेक्टर 2 वेक्टर हों P और Q एक ही डायरेक्शन में हों तो सिंपल एल्जेब्रिकली हम उनको ऐड कर सकते हैं, P प्लस Q, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे अगर 5 and 2 है तो ये 7 हो जाएगा, 3 and 2 5 हो गया। तो अगर हम किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का और 3 न्यूटन का और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एडिशन उसका 5 हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। यहाँ पर देखें P और Q दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, तो वेक्टर P माइनस वेक्टर Q यहाँ पर शो किया गया है, ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, व्हेन 2 वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल पर 2 वेक्टर होते हैं जैसे P और Q, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं ले सकते, तो हमें ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा कि ये जो थर्ड साइड है इसकी, ये जो है इसके एडिशन को शो कर रही है, यानी कि रिजल्टेंट को शो कर रही है। तो जब कभी वेक्टर अलजेब्रा में हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो वो रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, 2 वेक्टर्स का सम, उनका प्रभाव, उनका कंबाइंड इफेक्ट। तो अगर एक पॉइंट पर 2 फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं, 3 न्यूटन का एंड 4 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट होगा, ना कि 7 होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक ट्राइंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल लॉ है।
तो अगर हम दो वेक्टर्स को P और वेक्टर Q को किसी ट्राइंगल के दो साइड से अगर शो कर रहे हैं उसको रेस्पेक्टिवली, अगर किसी ट्राइंगल के टू आर्म्स हैं और लेंथ वाइज और डायरेक्शन वाइज अगर हमने दो वेक्टर शो किए हैं इसमें, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी ट्राइंगल की वो सम को दर्शाएगी, वो वेक्टर सम को दर्शाएगी, यानी कि रिजल्टेंट को दर्शाएगी। फिर इसी तरह से जो है वेक्टर एडिशन का एक पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कोइनिशियल वेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है। जब P और Q वेक्टर्स कोइनिशियल हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, और किसी पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अगर टू आर्म्स उसके जो एडजेसेंट आर्म्स हैं अगर उससे शोवन हो, तो जो उसमें डायगोनल होता है, बीच में AC डायगोनल दिखाया गया है, ये उसका एडिशन होता है, वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है। अब एक जो है इसमें दूसरा लॉ है, एक अन्य लॉ है पॉलीगन लॉ, यानी कि थर्ड। मैंने पहले ट्राइंगल लॉ बताया, फिर मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया, इसके बाद फिर एक है पॉलीगन लॉ। अगर मोर देन टू वेक्टर्स को आपने सम अप करना है, उनका एडिशन निकालना है, तो इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। जैसे P वेक्टर है, इसकी एक साइड होगी AB, Q वेक्टर है, ये BC साइड से शोवन है, फिर वेक्टर M है, ये CD साइड से शोवन है, फिर वेक्टर N है, ये DE साइड से शोवन है। तो जो क्लोजिंग साइड होगी लास्ट वाली, जो पांचवी फिफ्थ साइड है क्लोजिंग साइड, ये वेक्टर सम को शो करेगी। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर M प्लस वेक्टर N। तो ये हो गया। अब रिजोल्यूशन ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है इसको। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20 एक नंबर है, उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में रिजोल्यूट करिए या ब्रेक करिए, तो आप आंसर देंगे 10 और 10 प्लस 10। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20 एक नंबर है, उसको आप 1:3 में ब्रेक करिए, तो आप आंसर देंगे 5 प्लस 50। तो इसी तरीके से वेक्टर्स को भी हम दो गिवन डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, उसके दो हिस्से बना सकते हैं वेक्टर के। तो ये देखिए वेक्टर A है और इस वेक्टर के हमने दो हिस्से कर दिए, AX एंड AY, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हो गए इसके। तो अगर थीटा एंगल पर एक गिवन डायरेक्शन में हम उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर ब्रेक करना चाहेंगे, तो यहाँ पर x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो AX है, AX आई कैप दिखाया गया है यहाँ। y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो AY है, इसको AY जे कैप दर्शाया गया है। और हम AX को, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो cos थीटा होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज ये जो है sin थीटा होता है। तो हम cos कंपोनेंट के फॉर्म में ये जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है इसको A cos थीटा और y डायरेक्शन का कंपोनेंट A sin थीटा, ये बेसिकली आपका आगे काम आएगा। बहुत जगह पर फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेरिवेशन होते हैं, उसमें ये कंसेप्ट हमारी काम आती है, 12th में भी काम आएगी। तो इसलिए जो है वेक्टर को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो वेक्टर इज ए ब्रांच ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा कहा जाता है इसको। हालांकि एक लेसन के रूप में, एक टॉपिक के रूप में हम 11th में इसको पढ़ते हैं, लेकिन जैसे अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, BSc करते हैं, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको अलग से ही ब्रांच पढ़ाई जाती है, इसको वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कुछ फंडामेंटल्स वो हमारी क्लियर होनी चाहिए, और आपके लिए एक नई चीज भी है। अब आता है, हम वेक्टर एडिशन पर बात कर चुके हैं, अब मल्टीप्लिकेशन आता है वेक्टर्स का। तो इसमें एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना। जैसे वेक्टर F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास उसमें स्केलर क्वांटिटी है और भी उसमें वेलोसिटी उसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो आपका टाइप है वो है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं हम उसको। तो जैसे वेक्टर A यहाँ पर दिखाया गया है, फिर थीटा एंगल पर दूसरा वेक्टर है, कोई इनिशियल वेक्टर है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन किया गया है। वेक्टर A बीच में एक डॉट इसमें लिखा जाता है, फिर वेक्टर B लिखा है, तो मॉड ऑफ वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर B एंड कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सेल्फ प्रोडक्ट, अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर हम
का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको सेल्फ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ए स्क्वायर आ गया है, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने साथ जो एंगल बनाता है वो जीरो का बनाता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से जैसे यूनिट वेक्टर है तो ए कैप डॉट ए कैप, इसकी वैल्यू 1 होगी। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये कब होगा? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, तो कॉस 90 जीरो होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर इनका जो लॉ ऑफ कम्यूटेशन है, यानी कि अगर हम इनका क्रम बदल दें वेक्टर्स का, तो इससे डॉट प्रोडक्ट में कोई असर नहीं पड़ता है। तो लॉ ऑफ कम्यूटेशन यहाँ पर फुल्ली अप्लाई होता है। उसके बाद फिर ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं इसमें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बाहर से है ब्रैकेट के बाहर, फिर बी प्लस सी कंबाइंडली ब्रैकेट में है, तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 1 इनका मैग्नीट्यूड होता है, मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन दे दी है यूनिट वेक्टर की। जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1 होता है। के कैप डॉट के कैप, ये भी 1 होता है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप एक्स डायरेक्शन है, जे कैप वाई डायरेक्शन है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो इसी तरह से जे कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, के कैप डॉट आई कैप भी 0 होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जैसे कोई भी वेक्टर न्यूमेरिकली अगर रिप्रेजेंटेड हो आई कैप जे कैप के कैप में, तो जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो जैसे 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके से एक दूसरा अनदर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्टली ये देखो, हम आई कैप के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब एक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो कह रहा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखो क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट वेक्टर में क्या है 2 है कोफिशिएंट आई कैप का, और दूसरे में 5 है, तो 5 और 2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जे कैप के कोफिशिएंट -3 है और 7 है, तो -3 इंटू 7 यानी कि -20। फिर लास्ट में जो है ये 10 है और 5 और 10 है, तो 5 इंटू 10, तो इन सबको ऐड कर दिया तो 39, ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया। अब फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी कह रहा है। देखो अब ये पी वेक्टर का, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जामिनेशन मटेरियल है। सब जब कभी यूनिट टेस्ट लिया जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या हाफ ईयरली एग्जाम देंगे आप, तो वहाँ पे वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे। तो कोई वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है, तो ये टेक्निक दे रखी है कि कैसे हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड कर देंगे उसको, उसके मोड से डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंबल यूज किया जाता है क्रॉस का। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब वेक्टर में 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अब फर्क क्या है दोनों में? जो आपको मैंने अभी प्रीवियस बताया, जो मैं बता रहा था डॉट प्रोडक्ट आता है, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लेन है, एक समतल है, यहाँ पर प्लेन है, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी शोवन है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम ए क्रॉस बी लेंगे तो देखो ये ईटा कैप लिखा हुआ है, ये एन नहीं है, ध्यान रहे यहाँ पर आप इसको एन समझने की भूल मत करना, ये एन नहीं है। देखो लंबा सा मैंने नीचे को सिंबल बना रखा है, इसको ईटा कैप बोलते हैं, ये यहाँ पर लिखा भी है ईटा कैप। और अगर बी क्रॉस ए करोगे, उल्टा चलोगे, तो फिर ये डायरेक्शन नीचे को हो जाएगी। और इसका जो डेफिनेशन है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और साइन थीटा हो जाता है इसमें, वहां कॉस थीटा हो रहा था, यहाँ साइन थीटा हो जाता है। अब इसी तरीके से आपके वेक्टर प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, उल्टा हो जाता है उसमें। और अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 होता है। वो क्यों होता है 0? क्योंकि एंगल 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट में तो ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से इसकी कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होगा, लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप ये के कैप हो जाता है, और
जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाता है। तो इसको आप पूरा एक अध्ययन कर लीजिएगा। अब इसमें देखो, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया आपको, इसमें जो है टेक्निकली क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। देखो ये इसमें दो पैरेलल, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म कहा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ये कोफिशिएंट्स लिख दिए जाते हैं इसमें। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं इसमें, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखेंगे, ये देखिए अब कह रहा है कि ये वेक्टर p इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर q इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहले आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया गया था, अब क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये आई कैप के आगे 1 मान लिया जाता है, जिसमें आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो वो 1 मान लिया जाता है। अगर कोई एब्सेंट होता है कोई कंपोनेंट इसमें, तो उसको 0 मान लिया जाता है। अगर माना इसमें जे कैप नहीं होता तो हम इसको 0 कोफिशिएंट मानते हैं। तो 1 2 3 देखो, ये 1 2 3। और क्यू में देखेंगे आप, क्यू के कोफिशिएंट आ गए 3 2 1। अब इस देखो, इसको सॉल्व किया गया है नीचे आई कैप, तो 2 इंटू 1 करेंगे माइनस 2 इंटू 3 करेंगे। देखो ये इस कॉलम को छोड़ देंगे हम। जब हम आई कैप का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो इस कॉलम को ही पूरा छोड़ देंगे। फिर ये इनको लेंगे 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। फिर जे कैप ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। फिर जो है इस कॉलम को छोड़ देंगे, जे कैप वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर थर्ड में प्लस आ जाता है के कैप, और इसमें इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। तो इस तरीके से ये लास्ट में फाइनली जो आंसर आ रहा है माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये जो है एक मेथड होती है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की। हाँ, इसका एग्जांपल बताना भूल गया मैं। जैसे टॉर्क होता है, अगर हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा करके किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम टर्न करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर एक टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो टॉर्क जो है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ से निकलता है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस से उसकी डिस्टेंस वेक्टर आर होगी और फोर्स वेक्टर एफ होगी। तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो इससे टॉर्क निकल जाता है। अब ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप माइनस kj कैप, वेक्टर q इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिससे कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं। तो हम जानते हैं कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q जो है वो 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा था, तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 2i कैप माइनस kj कैप डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप। तो 2 इंटू 3 माइनस k इंटू 5, तो k की वैल्यू हम इक्वेशन सॉल्व करके 1.2 आ गई है। तो ये मैंने आज आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो उसके बेसिक कंसेप्ट थे उसको बताने की कोशिश की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ही इसको समाप्त कर रहा हूँ। एक बार इसको आप वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे, एक बार फिर से आप इसको रिप्ले करके देखना कि मैं क्या क्या बताते जा रहा था, और जो नोट्स आपने अपनी नोटबुक में बना रखे हैं उसके साथ इसको रेफर करते हुए देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो आपका निर्धारित टाइम होता है ऑनलाइन क्लास का, उस समय कई बार नेटवर्क नहीं होता है, तो इस वजह से हमारी क्लास मिस हो जाती है। तो इसलिए मैंने एडवांस में एक ये वीडियो बना दी है। अब मैं जो दूसरी बात करूंगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन की करूंगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने जो आपको नोट्स दे दिए हैं व्हाट्सएप में, वो मैंने आपको 3rd यूनिट के भी दे दिए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी कि आगे की पढ़ाई को आप इन नोट्स को पढ़ते हुए कंटिन्यू रखेंगे। और मेरा जो ये बताने का क्रम रहेगा, तो चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हो, आप यूट्यूब चैनल पर आकर के इसको देख सकते हैं, और जब कभी ऑनलाइन हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें फिर ऑनलाइन आपको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।